माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 13। कमरे के बाहर हल्की सी हवा का झोंका आया। खिड़की का पर्दा धीरे से हिला। प्रीशा हल्का सा करवट बदलकर फिर से सिमट गई थी। जैसे अंशुमन की गैर मौजूदगी में भी उसके शरीर को उसकी गर्माहट ढूंढने की आदत पड़ गई हो। नीचे मिस्टी बेचैनी से हॉल में चक्कर काट रही थी। उसका दिल बेतहाशा बेचैन हो रहा था। वो बार बार फ़ोन उठा रही थी, फिर वापस रख रही थी कि अंशुमन को कॉल करे या ना करे। दिल जैसे किसी अनजाने डर से जकड़ा हुआ था। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। आकाश अंदर आया। थोड़ा थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिस्टी की हालत पर गई, उसके कदम वहीं रुक गए थे। मिस्टी, आवाज़ में हैरानी थी और चिंता भी। मिस्टी ने उसकी तरफ देखा, आंखें लाल, होठ कांपते हुए, और अगले ही सेकंड वो सीधा आकाश के सीने से आ लगी थी। आकाश के पूरे शरीर में जैसे एक झटका सा महसूस हुआ था। हाथ अपने आप उठे, लेकिन उसे छूने से पहले ही ठहर गए थे। जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि ये वही मजबूत डॉक्टर है जो अभी उससे यूँ सहारा मांग रही है। धीरे से उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है? किसने परेशान किया आपको? मिस्टी ने घबराहट में बोलने की कोशिश करते हुए कहा, अंशुमन बाहर गया है और वो, पर शब्द गले में ही अटक गए थे। आकाश की भौहें सिकुड़ गई थी। वो और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ऊपर के कमरे से जोर सी धड़ाम की आवाज़ आई। कुछ गिरने जैसी, कुछ भारी चीज़ के टकराने जैसी आवाज़ थी। मिस्टी का दिल एक पल को रुक गया था। उसने दोनों हाथों से आकाश की शर्ट पकड़ ली थी। आकाश, ये आवाज़ तो प्रीशा के कमरे से आई है। आकाश ने बिना एक पल गवाए उसे अपने पीछे किया। आंखों में पूरी सतर्कता उतर चुकी थी। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। मिस्टी ने सिर हिलाया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है। आकाश सीढ़ियाँ दो दो करके ऊपर चढ़ने लगा था। दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, ऊपर आखिर हुआ क्या है? आकाश की सांसें सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते नहीं, मिस्टी की घबराहट देखकर तेज हो गई थी। वो जानता था मिस्टी बिना वजह इस तरह नहीं कांपती थी। कोई ना कोई बात तो है जो उसे परेशान कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने बिना दस्तक दिए प्रीशा का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया था। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती हवा से पर्दे हिल रहे थे और फर्श पर कांच का पानी का जग टुकड़ों में टूटा हुआ पड़ा था। शार्प चमकते हुए टुकड़ों के बीच पानी फैल गया था, जैसे अंदर आने से पहले ही कमरे से धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। लगता था जैसे प्रीशा बेहोश होने से पहले किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें तेज़ और टूटी हुई थीं और फिर अचानक सब खामोश हो गया था। आकाश की नज़रें एक झटके से बेड पर गईं और उसका दिल सचमुच एक पल को थम गया था। प्रीशा आधी झुकी हुई थी, एक हाथ से बेड की चादर पकड़े हुए, दूसरा हवा में कांपता हुआ था। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे अगले ही सेकंड बेड के नीचे गिर जाएगी। शिट, प्रीशा! एक सेकंड के लिए आकाश को सचमुच लगा अगर उसने देर की होती तो ये बच्ची उसके हाथों से फिसल जाती। आकाश आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ कांच की चरमराहट में डूब गई थी। वो फुर्ती से उसके करीब पहुंचा और झुककर उसकी कमर और कंधों को थाम लिया था। अरे अरे बच्चा, क्या हुआ है आपको? उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी जैसे किसी घायल पंछी को हाथ में उठाया हो। आकाश ने सावधानी से प्रीशा को बेड के सिरहाने की तरफ टिकाया। उसका सिर धीरे से क्राउन पर लगा दिया था ताकि उसे सहारा मिल सके। प्रीशा की सांसें तेज थीं और कांप रहे थे, आंखें आधी बंद थीं। आकाश ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए फुसफुसाकर पूछा, बेटा, सुन सकती हो मेरी बात को? क्या हुआ है? चक्कर आया है तुम्हें या सर दर्द हो रहा है आपको? वो हल्का सा कराकर बस उसके सीने की ओर झुक गई थी। आकाश के भीतर कुछ भारी सा डूब गया था। आकाश ने तुरंत प्रीशा के ठंड से कांपते बदन को देखा। उसने माथे को छूते हुए एक झटका सा महसूस किया। व्हाट? उसका चेहरा तुरंत घबराहट में बदल गया था। प्रीशा का पूरा बदन बुखार से जल रहा था। तभी पीछे से हल्की आवाज़ आई, आकाश, क्या हुआ है? मिस्टी भी दौड़ती हुई ऊपर पहुंच गई थी। उसने देखा प्रीशा बेड पर आधी झुकी हुई और कांप रही थी और आकाश उसे सहारा देते हुए खड़े थे। प्रीशा ने जैसे ही आकाश को सामने देखा, उसकी आंखें झपक झपक कर पल्लू की ओर बढ़ी। वो बेहोशी की हालत में भी चुन्नी ढूंढने लगी थी, क्योंकि उसके नाना जी अक्सर उसकी मामी को पल्लू नहीं ढकने पर डांटते थे। वो घबराते हुए चुन्नी ढूंढने लगी थी। उसे डर था उसके नाना जी की तरह आकाश उसे डांटेगा। मिष्टी ने तुरंत पास आकर बेड पर बैठ गई थी। उसके गालों पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, क्या देख रही हो बच्चा? यहाँ बैठो आराम से। प्रीशा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, चुन्नी ससुर जी है ना, और मैंने सिर्फ टी शर्ट और लोअर पहना है। उसका पूरा बदन बुखार से कांप रहा था और गालों पर हल्की सी लाली थी। मिष्टी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में संभालते हुए फुसफुसाया, कोई नहीं देख रहा, तुम बस आराम करो, मैं हूँ, आकाश है, सब ठीक होगा, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। आकाश ने उसके माथे को फिर से छूते हुए सिर हिलाया, मैं तुम्हारा फादर हूँ, फादर इन लॉ नहीं। बिना किसी बात की परवाह किए तुम बस आराम करो। आकाश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम मेरी बच्ची हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए।
प्रीशा ने आंखें बंद कर ली थी, पर कांपना अभी भी नहीं रुक रहा था। मिष्टी ने उसकी कमर के पास कंबल फैला दिया था और आकाश उसके पास झुककर बैठ गया था। मिष्टी ने जल्दी से उसका टेम्परेचर चेक किया। आकाश ने मिष्टी की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ है? मिष्टी ने धीरे से कहा, पानी की पट्टियाँ माथे पर रखें, जल्दी, 105 डिग्री बुखार है। मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ा तो जैसे आग को छू लिया हो। प्रीशा का शरीर तप रहा था, होठ सूखकर सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी पल्स इतनी तेज थी कि मानो शरीर दर्द से तड़प रहा हो। आकाश बिना देर के उठ खड़ा हुआ था। कमरे के एक कोने से एक गीली कपड़े की पट्टी लाई और धीरे धीरे प्रीशा के माथे पर रख दी थी। पानी की ठंडक आते ही प्रीशा हल्की सी करहा गई थी और उसका शरीर कांपते हुए और थोड़ा झुक गया था। ठंडे पानी की पहली छुअन जैसे उसके शरीर में सुइयां चुभ रही थी। मिष्टी ने उसे मेडिसिन दी और प्रीशा के पैरों की मालिश करने लगी थी। उसका स्पर्श नरमी से भरा हुआ था। हाथ की हर हरकत में एक चिंता और प्यार झलक रहा था। प्रीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, क्योंकि वह उन दोनों को अपनी इतनी परवाह करते देख रही थी। आकाश और मिष्टी जैसे उसकी चिंता, उसका दर्द, उसके डर को महसूस कर रहे हों। और वही पल उसे उसके मामा पिता की कमी याद दिला गया था। उसके पिता जिन्होंने उसके पैदा होने के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, जिनकी बाहों में वह सिर्फ कल्पनाओं में अपने आप को महसूस कर सकती थी। फिर भी प्रीशा ने हर बार उनसे बात करने की कोशिश की, उनके प्यार की तलाश की, उनके सीने से लगकर उस प्यार और दुलार को पाने के लिए जिसे उसने सिर्फ सपनों में देखा था। और अब 20 साल की उम्र में भी वे अपने पिता को हकीकत में कभी नहीं देख पाई थी। लेकिन उसकी आदतें, उसकी उम्मीदें, जिन्हें दादी ने कसम खाकर रोक रखा था, उसे बार बार अपने पिता को कॉल करने पर मजबूर करती थी। प्रीशा ने हल्की आवाज़ में कहा, दादी माँ ने देखने को मना किया है, बात करने को नहीं। फिर भी बात नहीं करते। उसके शब्द धीमे थे, पर आंसुओं में दर्द छुपा हुआ था और अकेलापन इतना बड़ा था कि मिष्टी और आकाश दोनों की आंखों में नरमी फैल गई थी। आकाश ने उसकी पीठ थपथपाई, मिष्टी ने उसके पैरों पर हल्की मालिश जारी रखी और प्रीशा बस रोती रही, अपने बुखार, अपने दर्द और उस अधूरी चाहत के साथ जिसे अभी उसने अपने दिल में रखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पहली बार कोई उसे डरने नहीं दे रहा है। आज पहली बार कमरे में बंद होकर वह बीमार होने पर नानी और मामी का ताना नहीं सुन रही थी। उसे बीमार होने पर पैसों की बर्बादी का ताना नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त जब घर में कोई किसी की सांसों को थामे बैठा था, शहर के एक और कोने में अंशुमन अपनी सबसे खतरनाक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था। अंशुमन अपनी कार से शहर के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। उसे पता था इस मीटिंग में कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। पूरे 4 साल का इंतज़ार आज खत्म होने जा रहा था। थोड़ी दूर पर वह एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचा। यह जगह पूरी तरह गुप्त थी। न उसके गैंग के बाकी लोग, न राघव और न ही पुलिस, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि लोकेशन का खुलासा भी उसने किसी से नहीं किया था, सिवाय अपने स्कॉट के। अंशुमन ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि अगर वो पिछले 4 सालों तक रेवन सिंडिकेट तक नहीं पहुंच पाया था, तो उसकी वजह उनके बीच में ही छुपा कोई गद्दार था, कोई ऐसा जिसने उसकी जानकारी किसी और तक पहुंचाई हो। और इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अंदर प्रवेश करते ही उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। एरिया बड़ा था, सुनसान और बिल्कुल खाली। बीच में लंबा स्टील का टेबल था, चारों तरफ भरोसेमंद लोग और फुल सिक्योरिटी थी। अंशुमन ने कदम धीमे रखे, हर आवाज़ और हर हलचल पर ध्यान दिया था। हवा में कड़वी गंध घुली हुई थी। दीवारों पर पुरानी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से भागने की कोशिश की हो। हर कदम पर खाली हॉल में एक ठंडी गूंज फैल रही थी। उसने अपने मन ही मन फुसफुसाया, इस बार कोई गलती नहीं। अगर इस बार रेविन हाथ से निकला तो ना जाने और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अंशुमन की आंखों में ठंडी पकड़ थी। वही डोमिनेंस और वही ऑरा था जो उसे भीड़ से अलग बनाता था। अंशुमन स्टील की टेबल के करीब पहुंचा ही था कि अचानक ऊपर लगी पीली झिलमिलाती लाइट एक सेकंड के लिए बुझी और दोबारा जली थी। और उस हल्के से फ्लेकर के साथ कमरे के दूसरी छोर पर कुर्सी धीरे धीरे उसकी ओर घूमी। मास्क की काली चमक की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी और उसकी आवाज़ ठंडी धुंधली गूंज की तरह चारों तरफ फैल गई थी। और उस पर बैठा हुआ शख्स अपना आधा चेहरा ब्लैक टाइगर मास्क से ढके हुए था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की सी टप टप की आवाज़ करते हुए कहा, बैठो ज़ाइडन। अंशुमन के कदम वहीं रुक गए थे। शख्स ने उठकर धीरे से हाथ हिलाया और कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला,
उसकी आवाज़ में जोश और ताकत दोनों झलक रही थी। फिर उसने गंभीर अंदाज में कहा, वेलकम जाइडन। आज अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दो किंग आमने सामने हैं। अंशुमन ने बिना कोई हिचक पैसों का भारी सूटकेस अपने हाथ में लिया और उसे टेबल की ओर धीरे धीरे खिसका दिया था। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, पर अंदर से वह पूरी तरह तैयार था। किंग एक ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या अंडरवर्ल्ड में रेवन। दोनों के बीच स्टील टेबल पर सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन पावर अंशुमन की तरफ झुकी हुई महसूस हो रही थी। मास्क वाला आदमी हंसा, धीमे कंट्रोल्ड आवाज़ में, डोमिनेंस। उसने कुर्सी पीछे सरकाई और खड़ा हुआ। 4 साल पहले भी यही थी और आज भी। फर्क यह है जाइडन, इस बार तुम अकेले हो। अंशुमन ने जरा भी पलटकर सिक्योरिटी नहीं देखी थी। वह जानता था उसकी पीठ पर बंदूकें तनी हुई हैं, पर फिर भी उसके कदम 1 इंच भी नहीं डगमगाए थे। वो आराम से अपनी शर्ट के कफ ठीक करता हुआ बोला, अकेला, और वो भी मैं। धीरे, बहुत धीरे, जैसे उसे समय की कोई जल्दी ना हो, जैसे बंदूकें उसकी पीठ पर नहीं, किसी और ही दुनिया में तनी हो। फिर उसने एक छोटी सी खतरनाक सी आधी मुस्कान दी और अपनी नज़र सीधे मास्क वाले आदमी की आंखों में टिका दी थी। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी थी। गलतफहमी में मत रहो रेवन। 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा घूम गया था। रेवन की सिक्योरिटी ने तुरंत अपनी गन्स और कसकर पकड़ ली थी। उन्हें अंजुमन की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 4 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अंजुमन ने धैर्य से कहा। हर बार तुम बच निकलते रहे, लेकिन आज नहीं। जैसे वो अपने आप से वादा कर रहा हो कि आज वो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा। रेवन के आदमी अंशुमन की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एरिया अच्छे से चेक किया हुआ था। पर अंशुमन, उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा था, और ना ही उसके पीछे कोई गाड़ियाँ अंदर तक आई थीं। वह कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ रेवन। रेवन की आंखें सिकुड़ी, उसकी उंगलियां टेबल पर पड़ना बंद हो गई थीं। अंशुमन धीरे धीरे स्टील टेबल तक पहुंचा, अपना सूटकेस टेबल पर धक्का देकर आगे बढ़ाया और बिना पूछे, बिना इजाज़त लिए टेबल के सिरों में से एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया था। कुर्सी खींचते वक्त उसकी उंगलियों की नसें उभरी हुई थीं और अंदर तूफान बंद था, पर चेहरे पर सिर्फ एक बर्फ सी शांति थी। वो बैठा तो उसकी धीमी सांस कमरे के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे इस कमरे का मालिक वही हो। मास्क वाला आदमी हंसा, लेकिन हंसी में नॉर्मल मजाक नहीं था। वो एक टेंशन बिल्डिंग खतरनाक हंसी थी। इतना कॉन्फिडेंस बंदूकों के बीच भी। मुझे हैरानी होती है तुम्हें देखकर जाइडन। अंशुमन ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी कलाई के पीछे हल्की नज़र डाली। गलत, मैं कॉन्फिडेंस गन्स की वजह से नहीं होता। फिर उसने रेवन के करीब झुककर धीरे से, जानबूझकर धीमे स्वर में कहा, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बंदूक ट्रिगर दबाने वालों की नसों से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, और मेरी चाल उनसे भी तेज़ है। रेवन की सिक्योरिटी में से एक आदमी ने ट्रिगर पर उंगली कस दी थी, पर रेवन ने हाथ उठाकर शांत कर दिया था। कमरे में एक पल को बिल्कुल खामोशी छा गई थी। अंशुमन ने अपनी उंगलियां टेबल पर टैप करना बंद कर दिया था। उसकी निगाहें अब रेवन की आंखों में नहीं, उसके इरादों में घुस चुकी थीं। डील शुरू करते हैं रेवन। उसकी आवाज़ शांत थी, बहुत शांत। इतना कि कमरे में खड़े आर्म गार्ड्स को उसकी शांति से ज़्यादा डर लग रहा था। रेवन ने धीरे से सिर झुकाया, अपनी गर्दन अकड़ाते हुए इशारा किया। अचानक कमरे के पीछे अंधेरे में छुपा हुआ एक बड़ा मेट्रो शटल भारी आवाज़ के साथ ऊपर उठा, और उसके पीछे दिखाई दिया एक बड़ा ठंडा लोहे का पिंजरा। लड़कियां करीब 8-10 कमज़ोर कांपती हुई सहमी हुई। उनके चेहरों पर डर और कई दिनों की थकान बसी हुई थी। कुछ के हाथ बंधे हुए थे, कुछ का बदन चोटों से भरा हुआ था, और हर लड़की की आंखों में वही सवाल था, क्या आज ज़िंदगी वापस मिलेगी? पहली लड़की के पैर में टूटी चप्पल थी, दूसरी के कलाई पर बेल्ट के ताज़े निशान थे, तीसरी के कपड़े जगह जगह से फटे थे। उन्हें देखते ही अंशुमन की आंखों में एक सेकंड के लिए प्रीशा का चेहरा चमका था, और उसके दिल में चुभा हुआ डर भी उठ गया था। अगर वो पार्किंग में टाइम से नहीं पहुंचा होता तो वो भी यहाँ होती। अंशुमन के अंदर कुछ टूट गया था। वह बाहर से शांत बैठा हुआ था, पर उसकी मुट्ठियाँ इतनी कस चुकी थीं कि नसें नीली पड़ने लगी थीं। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, जैसे किसी ने उसके सीने में जलती हुई आग भर दी हो। रेवन टेबल की दूसरी तरफ खड़ा, हाथ पीछे बांधे, ऐसे मुस्कुराया जैसे ये सब एक बिजनेस शो हो। ये रहा तुम्हारा माल जाइडन, प्रूफ कि हम वादा निभाते हैं। एक लड़की हल्की सी सिसक उठी थी। एक और ने अपनी बाहें पिंजरे के सलाखों से बाहर निकाली, जैसे मदद की आखिरी कोशिश कर रही हो। अंशुमन की पलकें एक पल के लिए बंद हुई, गुस्से, दर्द और उन 4 सालों की जलती हुई लड़ाई के बीच उसे याद आया क्यों उसने ये मिशन शुरू किया था, क्यों वो स्पेशल डीजीपी से जाइडन बना था।
किसके लिए वो अकेला खड़ा हुआ था? कितनी रातें, कितने खून, कितने दांव। और हम उन लड़कियों को देखकर उसका दिल फट पड़ा था, पर वह उठा नहीं था, चीखा नहीं था, न ही रेवन पर टूट पड़ा था, क्योंकि अभी उसकी गिरफ्त में सिर्फ ये 10 नहीं सैकड़ों लड़कियां थीं, और एक गलत चाल सब कुछ खत्म कर सकती थी। और उसके गुस्से की वजह से उसका सीक्रेट मिशन फेल भी हो सकता था। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की, मगर आंखों की आंख छुप नहीं पा रही थी। वह रेवन की ओर झुककर धीरे से बोला, सिर्फ इतना ही रेवन। रेवन ने भौएं उठाई। ओह, तो अब बताओ, आखिर तुम्हारी मांग क्या है? अंशुमन ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास है। रेवन की मुस्कान गहरी हो गई थी। उसने एक धीमी क्रूर ताली बजाई, खोलो। और अगले ही सेकंड चटाक चटाक चारों तरफ के शटर एक साथ भारी आवाज के साथ ऊपर उठ चुके थे। स्टील के केजों की अनगिनत कतारें, हर केज में सैकड़ों लड़कियां, कमजोर, डरी हुई, कुछ बेहोश, कुछ बैठी सिसक रही थीं। दृश्य इतना दर्दनाक था कि एक सेकंड के लिए कमरा जैसे अंधेरे में डूब गया था। धूल हल्की सी हवा में तैरने लगी थी और लड़कियां बिखरी भीड़ की तरह लड़खड़ाती हुई बाहर आईं। रेवन ने हाथ फैलाते हुए कहा, अब पूरा माल सामने है जायडन, सैकड़ों चाबी मेरे पास है। अंशुमन की सांसें एक पल को रुक गई थीं। ये वही पल था जिसके लिए उसने 4 साल जलकर गुजारे थे। पर रेवन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अंशुमन के एक कदम करीब आ गया था, खतरनाक मुस्कान के साथ। अब बताओ क्या करोगे? अकेले कैसे ले जाओगे इन्हें? जायडन की आंखें लाल हो गई थीं। वो धीरे से उठा, बिना एक शब्द बोले, और बिजली सी फुर्ती से अपनी बंदूक रेवन के माथे पर तान दी थी। कमरा पागलपन की हद तक चुप हो गया था। रेवन ठहरा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिर आ गए ना असली रूप में प्रोफेसर अंशुमन राजदान, या यूं कहूँ अंडरवर्ल्ड किंग जायडन, या फिर स्पेशल डीजीपी ऑफ क्राइम डिपार्टमेंट। अंशुमन उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो ये जानते थे कि वो डीजीपी है। उसने गुस्से पर काबू पाते हुए ट्रिगर दबाया। क्लिक। गन के क्लिक होते ही पूरे हॉल में 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे किसी ने हवा थाम ली हो। और उसी पल उसे झटका सा लगा। गन में पानी था, पानी। रेवन जोर से हंस पड़ा। दीदी माँ ने अपना काम कर ही दिया, उसने कहा। जायडन को पता भी नहीं चला कि उसकी गन अब मासूम हो चुकी है। रेवन की हंसी पहले धीमी थी, फिर वह धीरे धीरे दिमाग चीरने वाली आवाज़ की तरह तेज होने लगी थी। अंशुमन की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसका जबड़ा इतने जोर से बंधा कि गाल की मांसपेशियां खिंच गई थीं। कलाई की नसें उभरकर नीली हो गई थीं। उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर खोली, और उनमें सिर्फ सन्नाटा और काबू किया गया गुस्सा था। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तुम्हारी बारी है। रेवन की मुस्कान एक पल को रुक गई थी, क्योंकि मैं किसी के हाथ नहीं आता। और अगले ही सेकंड अंशुमन ने मेज के किनारे को पकड़कर पूरी टेबल रेवन की तरफ धकेल दिया था, इतनी जोर से कि टेबल रेवन को लेकर 2 गार्ड्स पर जा गिरा था। गार्ड्स ने हथियार निकाले, पर अंशुमन ने रेवन की एक आदमी की बंदूक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में छीन ली थी, और धड़ 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 चारों तरफ खून की फुहारें उड़ने लगी थीं। उसे यूं ही ट्रेनिंग का हिटलर नहीं कहा जाता था। किसी के सांस लेने से तेज उसकी हर मूवमेंट थी। लड़कियां चीख उठी थीं, लेकिन अंशुमन की चाल भेड़िए की तरह फुर्तीली और शेर की तरह खतरनाक थी। एक गार्ड उसके पास आया। अंशुमन उसकी कलाई तोड़ी और उसी ही की बंदूक निकालकर सीधा दूसरे गार्ड को ढेर कर दिया था। उसने रेवन का कॉलर पकड़कर उसे पिलर में दे मारा था। रेवन हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो तुम आज मुझे पकड़ लोगे? आई बिल्ड दिस हेल रेवन, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अंशुमन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। रेवन टेबल के नीचे से सरक कर बाहर निकला, और खड़ा होते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। अगले ही सेकंड उसने कमर के पीछे से फोल्डिंग ब्लेड निकाल अंशुमन की तरफ फेंक दी थी। अंशुमन ने टाइम पर सिर मोड़ा। ब्लेड उसके कंधे को छूकर निकली थी, पर वह रुका नहीं था। रेवन झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा था। अंशुमन ने उसका हाथ हवा में ही पकड़कर जोर से मोड़ा। कड़क की आवाज़। रेवन ने घुटना उसके पेट में मारा। अंशुमन ने बिना पीछे हटे रेवन की कॉलर से पकड़कर उसे सीधा पिलर में दे मारा था। रेवन का मास्क टेढ़ा हो गया था, उसकी सांसें भारी थीं, पर हंसी अब भी वही खतरनाक वाली थी। अचानक उसने अपनी जेब से स्मोक कैप्सूल निकाला और फर्श पर फेंक दिया था। पूरा हॉल धुएं में डूब गया था। रेवन भाग रहा था। अंशुमन उसके कदमों की तेज आवाज़ फॉलो कर रहा था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रेवन का पैर उसने पकड़ लिया था
और रेवन नीचे गिर गया था। दोनों लुढ़के। रेवन ने झटके से उठते ही अपनी बेल्ट से चांदी की छोटी सी सुई निकाली। उसने अंशुमन की तरफ वार किया। अंशुमन ने पहले वार को तो रोक दिया था, लेकिन रेवन ने अचानक पकड़ ढीली की और उसी पर सुई उसके कंधे में चुभा दी थी। अंशुमन का हाथ सुन पड़ने लगा था। रेवन पीछे हट गया था। मुंह पर आधी मुस्कान थी। सी यू सून साइडन। उसने दीवार पर एक छुपा बटन दबाया। बगल की दीवार सरक कर खुली और रेवन अंधेरे रास्ते में गायब हो गया था। अंशुमन ने पीछा करना चाहा, पर केमिकल का असर तेज होने लगा था। सांसें भारी और कंधा जलता हुआ महसूस हो रहा था उसे, और उसके कदम थोड़े लड़खड़ा गए थे। रेवन, अंशुमन गरजा, पर वह पहले ही अंधेरे में गुम हो चुका था। तुम ज्यादा दिन मेरे शिकंजे से आज़ाद नहीं रह पाओगे। उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, लेकिन अंशुमन का पूरा फोकस उन लड़कियों को बचाने पर था जो कैद थीं। अंशुमन ने तेजी से कैद के मैन लॉकिंग कंट्रोल यूनिट तोड़ी। अलार्म बज उठा था और सारे पिंजरे एक साथ खुलने लगे थे। लड़कियां रोते हुए बाहर निकलने लगी थीं। कुछ उसके पैरों में गिर गई थीं और कुछ उसे भाई कहकर रोने लगी थीं। पुलिस की टीम बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई। डीजीपी की खास टीम, स्वाइट वुमेन्स रेस्क्यू यूनिट, सब अंशुमन के इशारे का इंतजार कर रहे थे। सबको बाहर निकालो, सुरक्षित अभी। उसकी आवाज़ भारी कांपती हुई थी, गुस्से से नहीं, राहत से। पहली बार 4 साल में साइडन की आंखों में सुकून आया था। लड़कियां बाहर लाई गई थीं, ताज़ी हवा, खुला आसमान। कुछ तो रोने लगी थीं और कुछ अंशुमन का हाथ पकड़कर उसके पैरों पर गिरने लगी थीं। और अंशुमन उन सबको देखकर तहे दिल से मुस्कुरा दिया था। अब सब खत्म हो गया। अब तुम सुरक्षित हो, अपने अपने घर वापस जा सकती हो। आज उसकी लड़ाई की आखिरी जीत थी। अंशुमन उन लोगों को आज़ाद देखकर खुश हो रहा था कि तभी भीड़ से एक छोटी सी नाजुक सी लड़की करीब 14-15 साल की उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, थैंक यू, ये कहते हुए उसकी गर्दन के पास झुकी। अंशुमन इस वक्त बैठा हुआ था, पर अगले ही सेकंड उसे चुभन महसूस हुई। अंशुमन को लगा शायद उसका कंगन उसकी गर्दन को छू गया है, पर उस लड़की के हाथ में एक तेज पतली पिन सीधे उसकी स्किन में उतर गई थी। अंशुमन ठिठक गया था। उसने लड़की के हाथ की ओर देखा और उसका दिल एक पल के लिए थमसा गया था। उस पिन के सिरे पर लाल रंग का हल्का सा ड्रॉप और नीचे बहुत पतली, मुश्किल से दिखने वाली नीली केमिकल लाइन थी। पर अंशुमन के देखने से पहले ही उसने उस नीडल को फेंक दिया था। लड़की ने धीमे से कान के पास फुसफुसाया, आप बहुत अच्छे हैं भैया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो ये सब करना नहीं चाहती थी, पर किसी मजबूरी के चलते उसे ये सब करना पड़ रहा था। अंशुमन हल्के से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, जाओ बेटा। उसके पीछे उसकी टीम चला रही थी, सर सर। लेकिन अंशुमन की निगाह सिर्फ उस लड़की पर टिकी रही थी और उसकी दुनिया धीरे धीरे घूमने लगी थी। पर उसने सर झटक कर खुद को काबू कर लिया था। अंशुमन करीब आधे घंटे बाद लड़कियों को बाहर निकालकर जब कार के पास पहुंचा, तभी उसे अचानक एक अजीब सी चकराहट महसूस हुई। उसने कदम संभालने की कोशिश की, पर तभी एक गर्म चिपचिपा सा एहसास उसकी उंगलियों में आया। उसका हाथ अपने ही कंधे पर गया और वो ठिठक गया था। कपड़ों के भीतर खून और गहरा दर्द था। धैम, वो फुसफुसाया, गोली लगी है। उसे अभी अभी पता चल रहा था, क्योंकि उसका ध्यान उन लड़कियों पर था, खुद पर नहीं। वो पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उससे मदद मांगी थी, पर अंशुमन के चेहरे पर फिर भी शक नहीं आया था। वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है। उसने मन ही मन सोचा और ये सोचकर अपने दिमाग में आई बातों को झटक दिया था कि शायद गोली लगने की वजह से उसे चक्कर आ रहे होंगे। अंशुमन ने उन्हें कार में बिठाया, शेल्टर होम के गेट तक खुद पहुंचाकर आया और जैसे ही वापस अपनी कार में बैठा, कॉल कनेक्टेड। राघव, रेवन हाथ से निकल गया है। अंशुमन की आवाज़ गहरी और थकी हुई थी। व्हाट, कैसे? राघव लगभग हैरान होते हुए बोला, क्योंकि अंशुमन के पंजे से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। वो तो पता नहीं, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस करो अभी। अंशुमन ने कॉल काट ही रहा था कि प्रीशा का चेहरा उसके दिमाग में चमक गया, जैसे उसके दिल के बीच कोई दर्द की रेखा खिंच गई हो। वो खुद ही हड़बड़ाकर फुसफुसाया, प्रीशा। वो पास के ही क्लिनिक में गया, कंधे की गोली निकलवाई, पट्टी बंधवाई। डॉक्टर कुछ कहते ही उससे पहले ही वो बाहर निकल आया था। कार में करीब आते ही उसने वीडियो कॉल लगाया, पर कॉल प्रीशा ने नहीं, ज्योति ने उठाया था। स्क्रीन झटके से ऑन हुई। अंश, ज्योति की आंखें सूजी हुई थीं और कैमरा जैसे ही साइड हुआ, प्रीशा बेड पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाई, कांपती हुई सांसें, आंसू लगातार गिरते रहे थे। किसी को कुछ नहीं बता रही थी, बस रो रही थी।
अंशुमन का पूरा चेहरा ढह गया था, जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर से नोच लिया हो। बस बंद करो ये रोना प्लीज़। वो स्क्रीन के सामने लगभग फुसफुसाया था। ज्योति ने कुछ बोलना चाहा, पर अंशुमन ने हल्के से सिर लाया। मैं अभी आता हूँ, बिल्कुल अभी, आप उसे संभालिए। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और बेचैनी सब मिला हुआ था। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि एक जलता हुआ, काट देने वाला दर्द उसके पैर में उठा, इतना तीखा कि वो चीख तक ना निकाल सका था। वो घुटने के बल सड़क पर गिर पड़ा था, जैसे किसी ने अंदर से हड्डी मरोड़कर तोड़ दी हो। वे समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। कुछ सेकंड तक तो सांस भी नहीं ली गई थी उससे। कंधे का दर्द एक और, पैर का ना सहा जाने वाला दर्द दूसरी ओर। पर प्रीशा के आंसू दिमाग में गूंज रहे थे। उसे मेरी ज़रूरत है अभी। शायद मैंने उसे कल ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है। अंशुमन ने दांत भींचकर दरवाज़ा पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, पैर दबाने में ही चीख निकल रही थी, लेकिन वो उठा टूटी सांस के साथ सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट किया और पैडल पर पैर रखते ही उसने होठ दबा लिए थे। दर्द असहनीय था, पर उसने परवाह नहीं की थी। कार रात के अंधेरे को चीरती हुई दौड़ पड़ी थी। अंशुमन की हर सांस में एक ही नाम था, प्रीशा। बच्चा ऐसे नहीं रोते। वो तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। उधर अंशुमन दर्द और प्रीशा की बेचैनी के बीच भाग रहा था, और इसी शहर के दूसरी तरफ अस्पताल के एक ठंडी रूम में किसी और की दुनिया टूट रही थी। हॉस्पिटल की सफ़ेद ठंडी रोशनी में सब कुछ शांत था, लेकिन डॉक्टर की मेज़ पर रखी उस एक रिपोर्ट ने अभिमन्यु की पूरी दुनिया पलट दी थी। डॉक्टर ने धीरे से फाइल उसकी ओर खिसकाई। मिस्टर अभिमन्यु, यह डीएनए रिपोर्ट है। हमें बेहद अफसोस है, वो रिजल्ट नेगेटिव आया है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। उसने रिपोर्ट उठाई। उसकी उंगलियां कांप गई थीं। रियांश, नॉट ए बायोलॉजिकल मैच। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर जैसे सब कुछ उसके शरीर से निकल गया हो। उसकी कुर्सी पीछे जहाँ धंसी थी। नहीं नहीं, ये गलत है। उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर वो खुद टूटने से पहले किसी बेतुकी उम्मीद को पकड़ लेना चाहता था। आप टेस्ट दोबारा कीजिए, उसने कागज़ थामे थामे कहा। यह सही नहीं हो सकता। पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो कैसे अब नेगेटिव हो सकती है? डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए चौंक कर पूछा। आपने पहले भी डीएनए करवाया है? उसने आंखें बंद कर ली थीं, और अचानक 11 साल पुरानी यादें उसके सामने कौंध गई थीं। 11 साल पहले, उस रात के बाद अंशुमन को धोखा देने के गिल्ट में रिद्धिमा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चली गई थी। घायल, टूटी हुई, अपनी हार को मानती हुई, उसने जाने के बाद अभी को एक मैसेज भेजा था। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा मिसकैरेज हो गया है, और अब मैं उस गलती का बोझ नहीं उठा सकती। गुड बाय। वो टूट गया था, सब खत्म हो गया था। अभी अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाना चाहता था, पर रिद्धिमा ने उसे कोई मौका नहीं दिया था। और फिर 11 साल बाद रिद्धिमा एक दिन अचानक उसके सामने आई थी। बहुत थकी हुई, बहुत पछताई हुई, पर बेचारा अभिमन्यु ये जान नहीं पाया था कि वो उसका नाटक था। उसने कहा था, मैंने झूठ कहा था, मिसकैरेज नहीं हुआ था मेरा, रियांश तुम्हारा ही बेटा है। और वो बस एक पल में पिघल गया था। उसने अपने सारे जख्म, सारी शिकायतें उसी पल दफना दी थीं, क्योंकि बेटा उसका था। बस उसने खुद से ही डीएनए टेस्ट करवाया, अपनी तरफ से दिए गए पुराने सैंपल के साथ। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थीं, और उस दिन उसने पहली बार चैन की सांस ली थी। सोचा, रिद्धिमा ने शायद उससे अब कोई झूठ नहीं बोला। रियांश उसका बेटा था, उसका खून, उसकी पहचान। पर अब हॉस्पिटल की इस रिपोर्ट ने उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो खड़ा हुआ, लेकिन पैर थे कि साथ नहीं दे रहे थे। कुर्सी पकड़कर खुद को संभाला। डॉक्टर, टेस्ट दोबारा कीजिए, अलग लैब में कीजिए, पूरा एडवांस पैनल पर कीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर ने सावधानी से कहा, हम दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, लेकिन पहली रिपोर्ट भी पूरी तरह से स्टैंडर्ड प्रोसेस से हुई है। वो हंसा, एक टूटी खोखली दर्द भरी हंसी, जैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। स्टैंडर्ड? हाँ, उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। स्टैंडर्ड है तो फिर पहले पॉजिटिव कैसी आई थी? स्टैंडर्ड है तो रिद्धिमा ने झूठ क्यों बोला था? स्टैंडर्ड है तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा। उसकी आवाज़ टूट कर रह गई थी। उसने मेज़ पर मुट्ठी मारी। दर्द से नहीं, बेबसी से। रिपोर्ट दोबारा करो, आज और अभी, जितनी कीमत लगे मैं दूंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाकर फॉर्म दोबारा उसकी ओर बढ़ा दिया था। वो कलम पकड़ते हुए कांप गया था। कागज़ पर गिरते आंसू वह खुद भी नहीं रोक पाया था। और दूसरी ओर अंशुमन पूरे दर्द में घायल बदन के साथ कार में बैठा बस एक ही नाम दोहरा रहा था, प्रीशा,
बस रोना बंद करो बच्चा, मैं आ गया हूँ। अंशुमन ने कांपते हुए हाथ से मोबाइल उठाया। स्क्रीन धुंधली हो रही थी, लेकिन उसने कांपती हुई उंगलियों से लाइव फीड ऑन कर दिया था। उसे बस प्रीशा को देखना था। जैसे ही कैमरा कनेक्ट हुआ, फ्रेम में सबसे पहले मिस्टी दिखाई दी, जो प्रीशा के किनारे बैठी हुई थी। उसकी उंगलियां प्रीशा के बालों में चल रही थीं। मिस्टी की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बार बार अपनी पलकों से आंसू पोंछ रही थी, पर रुक ही नहीं रहे थे। अंशुमन का दिल धक से रुक गया था। मिस्टी प्रीशा को रोता देखकर सचमुच रो रही थी, और उसके सामने प्रीशा सर झुकाकर सिसक रही थी। अंशुमन का पूरा बदन एक झटके में सीधा हो गया था। प्रीशा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? उसकी आवाज़ में वो रुखाई, वो रौब नहीं था, बस पिघला हुआ डर था, जैसे अपनी जाना को देखकर उसकी जान निकल रही हो। अंशुमन को प्रीशा के रोने से ज़्यादा कोई चीज़ दर्द नहीं दे सकती थी। बताओ ना, हमारी क्या बात बुरी लगी है? मिस्टी ने तुम्हें डांटा है या मैंने तुम्हें डराया है? आकाश ने मिस्टी के पीछे खड़े होते हुए पूछा। आकाश ना तो गुस्से में था और ना ही परेशान। उसकी आंखें नरम थीं, जैसे किसी बच्चे की तकलीफ सीने में चिर रही हो। वह धीरे धीरे प्रीशा के पास आया, नीचे घुटनों पर बैठ गया था। बेटा, क्या हुआ है? यह शब्द उसके मुंह से इतनी नरमी से निकले थे कि मिस्टी भी चौंक गई थी। प्रीशा ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर बिना सोचे उसके गले से लग गई थी। आकाश पहले तो जम गया था, फिर उसने प्रीशा की पीठ पर हाथ रखा, धीरे, बहुत धीरे। भूलो, क्या तकलीफ है तुम्हें बेटा? अगर अंशुमन ने कुछ कहा है तो मैं उसे सजा दूंगा। भूलो बेटा। प्रीशा के होंठ कांपे, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे बरसों का दर्द बाहर निकल रहा हो। मुझे पापा की याद आ रही है। मिस्टी की सांसें अटक गई थी उसकी बात सुनकर। अंशुमन की उंगलियां मोबाइल पर कस गई थी। प्रीशा सिसक कर बोली, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कभी गोद में नहीं उठाया, क्योंकि मैं बेटी थी, बेटा नहीं। क्यों बेटियों को कोई प्यार नहीं करता? कमरे में सन्नाटा उतर गया था। आकाश ने अनजाने में उसका सिर और कसकर पकड़ लिया था। मैं कभी मम्मा की गोद में नहीं सोई। वो जब मैं सिर्फ 6 महीने की थी ना, तो वो कनाडा चली गई थी, और मैंने तो पहली बार सामने से उन्हें 4 साल पहले ही देखा था, जब मैं कनाडा गई थी। जैसे उससे दर्द ने उसके अंदर का सारा ठंडापन तोड़ दिया था। प्रीशा रोते रोते बोले जा रही थी, क्योंकि आज उसे अपने माँ पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसने सिसकते हुए बोला, मैं तो बहू हूँ ना, आपकी बेटी नहीं, तो आप मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो? क्यों? आकाश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद कर ली थीं। उसकी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा भरी और ज़्यादा सच थी। क्योंकि बच्चा, तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी। वो एक पल को रुका, फिर फुसफुसाया, और किसने कहा कि सास ससुर प्यार नहीं कर सकते? मिस्टी फिर से रो पड़ी थी, और कैमरे के उस पार अंशुमन का दिल चीर गया था। उसने मोबाइल अपने सीने से लगा लिया। प्रीशा, बस रोना बंद करो बच्चा। तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाले हर इंसान को उसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। अंशुमन की कार हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसकी सांसें अभी भी भारी थी। प्रीशा की सिसकियों की आवाज़ उसके कानों में जैसे चिपक गई थी। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कस लिए थे, लेकिन तभी उसकी कनपटी के पास एक तेज सुई की तरह घूमता हुआ दर्द उठा। अंशुमन ने बोहें सिकोड़ ली थी। डैम इट, ये हो क्या रहा है? उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। एक पल के लिए उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग से हट गए थे। कार डगमगाई, सड़क पर टायर चीख पड़े थे। अंशुमन ने लगभग झटके से दोबारा पकड़ लिया था। उसने दांत इतने जोर से भींचे कि जबड़ा खिंच गया था। सीने में एक अजीब सी जलन, सिर में दर्द और धड़कन तेज थी। उसे अंदाजा नहीं था कि रेविन के द्वारा दिया गया केमिकल अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है। उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं, लेकिन फिर भी उसने कार स्पीड पर बनाए रखी। कंट्रोल में रहो, फोकस, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज़ में छिपा डर साफ था। वहीं दूसरी तरफ एक पुराने टूटे हुए गोदाम में हल्की रोशनी थी, टूटी हुई खिड़की से आती हवा, और सामने खड़ी हुई थी रिधिमा, और उसके सामने था विपुल रॉय। उसके चेहरे पर कट लगे हुए थे, होठों से बहता खून, कंधे पर गहरा घाव, हाथों पर नीले निशान। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, पर उसकी आंखों में लपटें उठ रही थीं। सामने बैठा था विपुल रॉय, कुर्सी पर पाँव चढ़ाए हुए, हाथ में गिलास, चेहरा पूरी तरह शांत, जैसे उसे अपनी ही तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रिधिमा कांपती आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जो तुमने कहा था, वो केमिकल मैंने उसे उस तक पहुंचा दिया है। विपुल ने मुस्कुराते हुए गिलास हिलाया। अच्छा, पहले तो बहुत हमदर्दी दिखा रही थी तुम, अब अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई तुम्हें अंशुमन से? रिधिमा की आंखें सिकुड़ गई थीं, उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वह एक कदम आगे बढ़कर चीख पड़ी थी, क्योंकि मुझे अंशुमन वापस चाहिए, अपने पास। क्या तुम सुन रहे हो? मुझे वो वापस चाहिए,
वो उस डम लड़की के साथ खुश है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। अंशुमन की जिंदगी में विपुल की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। वह धीरे से उठकर उसकी ओर आया, जैसे किसी घायल शिकार के पास जाने वाला शिकारी। तो फाइनली सच निकला तो बाहर तुम्हारे मुंह से। उसने रिधिमा की थोड़ी दर्दनाक पकड़ से उठाई। तो तुम्हें उसके खुश होने से जलन हो रही है या उस लड़की के जिंदा होने से? रिधिमा की सांसें अटक गई थीं। वह उसकी पकड़ को झटक कर पीछे हट गई थी। मेरी मोहब्बत है अंशुमन, समझे? और तुमने वादा किया था कि काम पूरा करूंगी तो अंशुमन मुझे मिलेगा। अब वादा निभाओ। विपुल रॉय धीरे धीरे हंसा, एक खतरनाक ठंडी हंसी। रिधिमा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी को वापस कर दूंगा जिसे मारना ही तय था? रिधिमा का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका पूरा बदन कांप रहा था, डर से, गुस्से से और जलन से, जो उसके सीने में लगातार खदबदा रही थी। विपुल रॉय उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे कोई शिकारी अपने घायल शिकार की आखिरी धड़कनें सुन रहा हो। टूटी खिड़की के पास जाकर उसने धीमी हंसी छोड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन भी था या एक शैतान का सुकून भी। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, इतनी ठंडी कि रिधिमा का गला सूख गया था। वह उसके बिल्कुल करीब आकर रुका, इतना करीब कि रिधिमा को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। विपुल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से फुसफुसाया, रिधिमा, अंशुमन तुम्हें तभी मिलेगा जब वो जिंदा रहेगा। रिधिमा एक कदम पीछे हट गई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर ही निकल आएगा। विपुल ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, उसे अपनी बीवी या अपनी खुद की जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।